हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जावा लर्निंग सीरीज। सो लास्ट वीडियो में हमने जावा प्रोग्राम का बेसिक सिंटैक्स देख लिया था। नाउ आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर वेरिएबल्स, व्हाट आर डेटा टाइप्स एंड हाउ टू टेक इनपुट एंड गिव आउटपुट इन अ जावा प्रोग्राम। सो सबसे पहले हम वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो वेरिएबल्स आर प्लेस होल्डर्स इन जावा दैट आर यूज्ड टू स्टोर सब इन्फॉर्मेशन। मतलब अगर मैं बोल रही हूँ ए इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पर ए जो है वो वेरिएबल का नेम है और उसके अंदर जो वैल्यू रखी हुई है वो 5 है। मतलब वेरिएबल को आप एक बॉक्स की तरह समझ सकते हो, जहाँ पर जो ये नेम है वो उस बॉक्स का नेम है, और जब हम उस बॉक्स को खोलेंगे तो उसके अंदर जो चीज़ हमें मिलेगी वो ये वैल्यू है। तो ए इज इक्वल टू 5 का मतलब है ए नाम का एक डब्बा है और उसके अंदर जो सामान पड़ा है वो ये वैल्यू है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ स्टूडेंट इज इक्वल टू राम, तो स्टूडेंट नाम का एक बॉक्स है और उसके अंदर जो वैल्यू है वो राम है। अब हम वेरिएबल्स के अंदर डेटा स्टोर करते हैं, ये हमें समझ आ गया। लेकिन डेटा एक ही टाइप का तो नहीं होगा। हम कभी इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना चाहते होंगे, कभी हम फ्लोटिंग वैल्यूज को स्टोर करेंगे, कभी हम स्ट्रिंग्स को स्टोर करेंगे। तो हमें बहुत सारे डेटा टाइप्स चाहिए। डेटा टाइप्स मतलब टाइप ऑफ डेटा दैट वी आर गोइंग टू स्टोर इन अ वेरिएबल। सो जावा के अंदर बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं। ब्रॉडली जावा के जो डेटा टाइप्स होते हैं उसे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जावा के इनबिल्ट डेटा टाइप्स होते हैं, और ये भी ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, जैसे नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप और न्यूमेरिक डेटा टाइप। सो नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप लाइक बुलियन और कैरेक्टर। जैसे अगर हमें एक कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करना है तो हम ऐसे स्टोर करेंगे, कैर पी इज इक्वल्स टू एस। अब यहाँ पर एस जो है वो एक नॉन न्यूमेरिक डेटा है जिसे हमें स्टोर करना है एक वेरिएबल में। तो हमारा सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नेम एंड देन उसकी वैल्यू, और फिर हम सेमीकोलन लगाते हैं। जब भी हमें जावा के किसी प्रोग्राम में कोई भी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना होता है तो हम उसमें सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। जैसे इंग्लिश के लेटर्स में हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं एट द एंड, ऐसे ही जावा के प्रोग्राम में कोई भी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए हम सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। तो हमने लिखा कैर पी इज इक्वल टू एस। तो यहाँ पर कैर जो है वो डेटा टाइप है और ये बता रहा है कि ये जो वेरिएबल है ये एक कैरेक्टर डेटा वैल्यू को ही स्टोर कर पाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। अब कैरेक्टर जो वैल्यू होती है उसको हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में स्टोर करते हैं। ऐसे ही अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो उसे हम डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में स्टोर करते हैं। अब ना हम बुलियन के बारे में बात करें तो बुलियन जो होता है वो ट्रू या फॉल्स दो वैल्यूज को स्टोर करता है। जब हमें ऐसी कोई ट्रू या फॉल्स वैल्यू स्टोर करनी है तो हम लिखेंगे बुलियन p इज इक्वल्स टू ट्रू या फिर बुलियन p इज इक्वल्स टू फॉल्स एंड देन सेमीकोलन। अब अगर आप सी या सी प्लस प्लस बैकग्राउंड से हो तो आपको ये सिखाया गया होगा कि कैर जो होता है वो 1 बाइट की मेमोरी लेता है, लेकिन जावा में कैर हमेशा 2 बाइट्स की मेमोरी लेता है। इसके अलावा आपको बुलियन के बारे में ये बताया गया होगा कि 0 का मतलब फॉल्स और 1 का मतलब ट्रू, लेकिन जावा में ऐसा नहीं होता। जावा में आपको स्पेसिफिकली लिखना होगा या तो ट्रू या फॉल्स, 0 या 1 जावा में नहीं चलता। बुलियन हमेशा ट्रू या फॉल्स ही एक्सेप्ट करेगा इन केस ऑफ जावा। नाउ हम न्यूमेरिक डेटा टाइप्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो न्यूमेरिक डेटा जो होता है वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो फ्लोटिंग पॉइंट या फिर इंटीजर। तो अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट की बात करें यानी जैसे 4.5, 5.9 ऐसे, तो इसमें हम दो तरीके से इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर हम स्मॉल डेटा 4 बाइट्स का डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो हम फ्लोट के साथ जा सकते हैं, और अगर हमारा डेटा बड़ा है जो 8 बाइट्स में स्टोर होगा तो हम डबल के साथ जा सकते हैं। ऐसे ही अगर हमारा इंटीजर वैल्यू है जो छोटा है, तो हम अगर 1 बाइट का डेटा है तो उसे बाइट में स्टोर कर देंगे, 2 बाइट्स का है तो शॉर्ट में स्टोर कर देंगे, 4 बाइट्स का है तो इंट में, और अगर बहुत बड़ा 8 बाइट्स का डेटा है तो हम उसे लॉन्ग में स्टोर कर देंगे। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ये जो होते हैं ये यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और जैसे कि स्ट्रिंग, एरे एटसेट्रा एटसेट्रा। तो स्ट्रिंग जो होती है वो एक ऑब्जेक्ट होती है और इसमें हम एक पूरे वर्ड को स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू तान्या, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। और एरेज के बारे में हम अभी इसी लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। नाउ अब हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ लिया है, अब हम वेरिएबल्स को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक इंटीजर वेरिएबल को इम्प्लीमेंट कर कर देखते हैं। सो मैंने बनाया इंट आंसर इज इक्वल्स टू 5। तो इसका मतलब है आंसर जो है वो एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसके अंदर जो वैल्यू रखी हुई है वो है 5।
नाउ अगर हम इसको प्रिंट करवा कर देखना चाहें तो हमने कल प्रिंट करने का सिंटेक्स देखा था, हम इसे ऐसे करके प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम अगर कोई कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो हम इसे बनाएंगे क्या है, p इज इक्वल्स टू, और फिर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हम उसकी वैल्यू को रख देंगे। उसके अलावा हम कोई बूलियन टाइप का वेरिएबल बना सकते हैं, बूलियन q इज इक्वल्स टू, या तो हम इसके अंदर ट्रू रख सकते हैं या फिर हम इसके अंदर फॉल्स रख सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रखनी है तो हम बना सकते हैं डबल टी इज इक्वल्स टू 4.5 ऐसा। और फिर हम इन्हें अगर इन्हें प्रिंट करना चाहते हैं तो फिर हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं q को प्रिंट करना चाहती हूँ तो मैं उसको q को प्रिंट करके देख सकती हूँ। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो या हम 5 को प्रिंट कर पा रहे हैं, सबसे पहले आंसर की वैल्यू को, और फिर q, यानी कि हम इस बुलियन वैल्यू को प्रिंट कर पा रहे हैं जो कि ट्रू आ रहा है। तो हमारा प्रोग्राम एकदम सही तरीके से काम कर रहा है। अब जावा के अंदर जो भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट डबल में स्टोर होते हैं, ना कि फ्लोट में। तो इसलिए अगर हम ऐसा लिखेंगे फ्लोट f इज इक्वल्स टू 5.1, तो ये लाइन हमेशा एरर देगी। क्यों? क्योंकि ये जो है ये हमेशा डबल की तरह ट्रीट किया जाएगा। देखो यहाँ पर बोल भी रहा है पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। तो इसका मतलब है कि जो जावा के जो भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है वो बाय डिफॉल्ट डबल के अंदर स्टोर हो रहे हैं। तो अब इस लाइन तो हम फ्लोट के अंदर इसको अगर बताना चाहते हैं एक्सप्लिसिटली कि नहीं ये डबल नहीं है ये फ्लोट है, तो हमें यहाँ पर f लिखना होगा, ताकि ये वाला जो फ्लोटिंग वैल्यू है ये डबल ना ट्रीट हो के फ्लोट की तरह ट्रीट हो। तब ये एक फ्लोट वेरिएबल के अंदर स्टोर हो पाएगा और तभी हम इसको यूज कर पाएंगे आगे आने वाले पॉइंट आगे प्रोग्राम में। सो वेरिएबल्स के बारे में हमने सीख लिया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ वेरिएबल्स। सो जावा के अंदर 3 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल्स। इन तीनों वेरिएबल्स के बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स को पढ़ चुके होंगे। बट फिलहाल के लिए अगर आपको ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के बारे में थोड़ा आइडिया है तो आप इस कोड स्निपेट से इसे समझ सकते हैं। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के बारे में आइडिया है तो आप इस कोड स्निपेट को समझ सकते हैं। अदरवाइज हम इसके बारे में और डिटेल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स को कवर करने के बाद पढ़ेंगे। सो हम सबसे पहले लोकल वेरिएबल के बारे में डिस्कस करते हैं। सो ये क्लास इंडेक्स है, इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है प्रिंट वैल्यू नाम का। तो इसके पैरेंथेसिस के अंदर अंदर मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, तो ये इस पैरेंथेसिस के अंदर ही एक्सेसिबल होगा। इसको बोलते हैं हम लोकल वेरिएबल, जो हम इस फंक्शन के बाहर कहीं भी एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये है लोकल वेरिएबल। अब लोकल वेरिएबल का एक रूल होता है जावा के अंदर कि हमें इसे यूज़ करने से पहले इसे एक बार इनिशियलाइज़ करना कंपल्सरी होता है। जैसे अगर मैं यहाँ से इसकी इनिशियलाइज़ेशन हटा देती हूँ तो ये एक एरर देगा कि द लोकल वेरिएबल मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। सो इसलिए हमें जावा में अगर कोई लोकल वेरिएबल बनाना है तो उसे बनाने यूज़ करने से पहले हमें उसे इनिशियलाइज़ करना कंपल्सरी है। नाउ हम देखते हैं स्टैटिक वेरिएबल के बारे में। अब मैंने इस क्लास के अंदर एक ये स्टैटिक वेरिएबल बनाया हुआ है जिसकी वैल्यू मैंने 40 रखी हुई है अभी के लिए। अब ये जो स्टैटिक वेरिएबल की जो खासियत होती है ना वो ये होती है कि ये हर एक इंस्टेंस के लिए सेम ही रहने वाला है। अगर मैंने यहाँ पर इसको 40 बताया हुआ है तो मैं चाहे इस इंडेक्स क्लास के कितने भी इंस्टेंसेस क्रिएट कर दूँ, ये हर एक इंस्टेंस के लिए 40 ही रहेगा। ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पर आई बनाया हुआ है तो आई का आई डॉट स्टैटिक वेरिएबल अगर मैं 20 रख देती हूँ तो अब अगर मैं आगे फ्यूचर में इस क्लास के और भी इंस्टेंस बनाऊंगी ना तो वो सबके लिए 20 हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टैटिक वेरिएबल इज इक्वल टू 20। क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल का मतलब यही होता है कि वो हर एक इंस्टेंस के लिए स्टैटिक रहेगा, मतलब फिक्स्ड रहेगा। ये होता है स्टैटिक वेरिएबल। अगर आपको ये सब अभी समझ नहीं आया तो आप टेंशन मत लो, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स को कवर करेंगे तब हम इन कॉन्सेप्ट्स को एक बार वापस से करना। हम देखते हैं इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में। अब इस क्लास इंडेक्स के अंदर मैंने एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाया हुआ है जिसकी वैल्यू मैंने 20 असाइन की हुई है। अब यहाँ पर मैंने एक आई नेम का इंस्टेंस बनाया हुआ है इस क्लास का। तो अब मैं जो ये इंस्टेंस वेरिएबल है ना इसको हर एक पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट रख सकती हूँ। ये खासियत होती है इंस्टेंस वेरिएबल की। फॉर एग्जांपल मैं अगर इस आई वाले ऑब्जेक्ट के लिए इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज कर सकती हूँ, ये कोई दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन
यही बात करें अगर हम स्टैटिक वेरिएबल की, मैंने यहाँ पर इस वेरिएबल को एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया हुआ है। तो मैं ये जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं ना जावा में, ये हर एक इंस्टेंस के लिए सेम ही रहेंगे। अगर मैं यहाँ पर इसको बोल दूँ कि तुम 40 हो, तो वो हर एक इंस्टेंस के लिए 40 ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं यहाँ पर अगर एक जे नाम का दूसरा इंस्टेंस क्रिएट कर दूँ, तो आई के लिए तो वो 40 है और जे के लिए मैं उसको चेंज करके 50 कर दूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नाउ जावा जो होती है वो यूनिकोड को फॉलो करती है। मतलब अगर आप जैसे सी या सी प्लस प्लस के बैकग्राउंड से आ रहे हो, तो आपको पता होगा कि हर एक कैरेक्टर जो होता है उसकी एक आस्की वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल अगर स्पेस है तो उसकी आस्की वैल्यू होगी 32, कैपिटल ए की वैल्यू होगी 65, स्मॉल ए की वैल्यू होगी 97, ऐसे सच सच आपको ये पता होगा। लेकिन जावा के अंदर हम आस्की को फॉलो ना करते हुए हम यूनिकोड को फॉलो करते हैं। यूनिकोड को फॉलो इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक बिगर रेंज ऑफ कैरेक्टर्स को कवर कर पाती है। क्योंकि जावा के प्रोग्राम से हम बेसिकली वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं, तो वेब एप्लीकेशंस में हमारे पास जो ऑडियंस होती है वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में होती है। जैसे जापानीज लोग भी होंगे, चाइनीज लोग भी होंगे, तो हमें केवल इंग्लिश कैरेक्टर से काम नहीं चलेगा। तो इस वजह से हम यूनिकोड को फॉलो करते हैं, जिसके अंदर 0 से लेकर 127 तक तो सेम आस्की टेबल होती है। बट उसके बाद जो 128 से लेकर के 200 आगे के जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो सब आईएसओ लैटिन के कैरेक्टर्स होते हैं, जो बेसिकली रशियन, जापानीज, कोरियन, चाइनीज, ये सारी लैंग्वेजेस के कैरेक्टर्स को कवर कर लेते हैं। आप स्क्रीन पर यूनिकोड की टेबल को देख सकते हैं। तो हम देखते हैं जावा प्रोग्राम के अंदर इनपुट कैसे लिया जाता है। तो इनपुट लेने के लिए हमें स्कैनर क्लास की नीड होती है, जो कि हमें इंपोर्ट करना पड़ता है जावा डॉट यूटिल पैकेज से। तो जावा डॉट यूटिल एक ऐसा पैकेज है जिसके अंदर जावा की यूटिलिटी की सारी लाइब्रेरीज और क्लासेस अवेलेबल होती है। तो उनमें से ही एक क्लास है स्कैनर नाम की, जो हमें जावा का इनपुट लेने में हेल्पफुल होती है। तो इसका सिंटेक्स ये होता है कि हम मेन वाले फंक्शन के अंदर आके हम बोलेंगे स्कैनर टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना दो जिसका नेम एस सी है इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और उसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट आउट हमने यूज़ किया था आउटपुट प्रिंट करने के लिए, ऐसे ही इनपुट को लेने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं सिस्टम डॉट इन, कि कंसोल में जो भी लिखा हुआ आ रहा है उसको एज अ इनपुट तुम ले लो। अब उसके बाद हमने यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है एज नाम का। हमें इस एज के अंदर जो भी यूज़र इनपुट करे उसे स्टोर करवाना है। तो हम यहाँ पर बोल देंगे कि स्कैनर का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था उसके अंदर से नेक्स्ट इंट फंक्शन को कॉल करो। नेक्स्ट इंट यहाँ पर एक इंटीजर इनपुट को लेने के लिए यूज़ किया गया है। तो नेक्स्ट इंट की हेल्प से होगा क्या कि जो भी यूज़र अगर कंसोल के अंदर एक इंटीजर वैल्यू को इनपुट कर रहा है, तो वो वैल्यू सिस्टम डॉट इन की हेल्प से इस एज वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। ऐसे ही अगर हमें कोई बूलियन वेरिएबल को स्टोर करना होता है तो हम लिखते एस सी डॉट नेक्स्ट बूलियन, बाइट वेरिएबल के लिए नेक्स्ट बाइट, ऐसे ही नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट डॉट, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है हमारे जावा प्रोग्राम के अंदर इनपुट लेने का तरीका। अब इसे हम कोड के अंदर एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो जैसा अभी हमने समझा था, हमने वही कोड सेम टू सेम इस एडिटर के अंदर लिख दिया है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, हमने सबसे पहले स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लिया यूटिल पैकेज के अंदर से। उसके बाद हमने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद हम यूज़र से कंसोल में कह रहे हैं कि प्लीज़ एंटर एन एज, तो ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमने एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया और फिर स्कैनर क्लास का नेक्स्ट इंट फंक्शन कॉल किया, जिसकी हेल्प से हम एक इंटीजर इनपुट को एक्सेप्ट कर पाएंगे। उसके बाद हम जो भी यूज़र इनपुट दे रहा है उसको हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो अब हम इस प्रोग्राम को टेस्ट करके देखते हैं कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सो इट इज़ prompting us to enter the age, so I am entering 23, so it is saying age is 23। सो अब हमें समझ आ चुका है कि हम जावा के प्रोग्राम में इनपुट कैसे लेते हैं और आउटपुट कैसे प्रिंट करवाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।